माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, तर्क करने का विषय है। मैंने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार आनी चाहिए, लिखा हुआ है उसमें। 2000 से मैं जब चला तो सारे फाइल को देखेंगे, सिस्टम स्वीकार करके हमारी मांग को स्वीकार कर लिए, क्योंकि सिस्टम में आधा से अधिक पाखंडी लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा पाखंडी की ओर खींचेगा ना, जिसको कहते हैं ग्रेविएशन पावर। चाहे जुडिशरी हो या न्यायालय हो, इसके बाद एबीएम को निशाना बनाया गया, जबकि विश्व के अनेक देशों ने एबीएम को बंद किया, फिर भारत ही क्यों चालू करेगा? तो हमारे लेसन के अनुसार से तबला बजाने का कोशिश किया कि अरे ये तो 7 साल बोला नहीं लिखेंगे, इसी बीच में अपना रोटी सेक लेते हैं। निशाना बनाया, और कहां कहां बैठे हुए हैं पाखंडी लोग, ये बाद में समझाएंगे। मेरे बारे में सबको पता था, जो कहता है वही करता है, यानी लोह पुरुष। वास्तव में मैं सन 2000 से जो चला हूं, तो आडवाणी का नाम आता है इसमें, तो पाखंड का प्रचार करने में बहुत ज्यादा आगे थे वो, और अपने आप को कहते थे लोह पुरुष हैं। तो लगाए पैर बबूल का आम कहां से पाए? आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। इसीलिए जनरेशन को, हमारे बच्चों को स्वच्छ भाषा, स्वच्छ ज्ञान, स्वच्छ श्रद्धा, ये माता पिता गुरु से आता है, इनको नहीं सिखा करके पत्थरों में लगवाया कि इसमें भजो, इसमें मिलेगा, करे खाक मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हम नीति और सिद्धांत को दो बाजुओं की तरह समझते हैं। ये दो बाजू है, एक तरफ नीति है, दूसरा तरफ सिद्धांत है। सिद्धांत का पालन करते हुए आपके सामने आज से नहीं, सन 1990 से चल रहा हूं, सिद्धांत का पालन करते हुए। एक ही सिद्धांत, और कहा जाता है कि सिद्धांत के बगैर कोई राजनीति नहीं हो सकती, ऐसा कहा जाता है। मैं अपने आप को तो सिद्धांतवादी नहीं कह सकता, लेकिन कर्मों के आधार से यह सत्यापन हो चुका है कि हाँ, मैं सिद्धांतवादी हूं। ये दो बाजू है। तो सिद्धांत और नीति, नीति आपके पास है, सिद्धांत मेरे पास है। नीति की तरह आप चलेंगे तो आप अव्वल दर्जे में गिने जाएंगे, लोग आपको श्रेष्ठ की श्रेणी में रखेंगे। वही तो कर्म है, जिसको बोला जाता है वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। ड्यूटी आपने कर्म के अनुसार किया तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सारे पाखंडी ने हर क्षेत्रों में कब्जा जमा कर अपनी रुतबा कायम रखा, जिसे लोकतंत्र पूर्ण तरह से खतरे में पड़ गया। अभी लोकतंत्र नहीं है। कौन माइका लाल कहता है पूरे भारत में कि लोकतंत्र है? केवल एबीएम को लेकर के। एबीएम को हटाओ, फिर लोकतंत्र का सही पता चलेगा। यह बात मैंने अगले न्यायमूर्ति को डीवाई चंद्रचूड़ जी को कहे थे, लेकिन उन्होंने तो राजनीति के सामने घुटने टेक दिया। न्यायालय को न्यायालय नहीं समझा, अदालत को अदालत नहीं समझा, अपने आप को इतना गिरा लिए, अस्तित्व को, एक जज के कैरेक्टर को भी बर्बाद किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पिछले रिकॉर्ड के आपके जजमेंट, आप बैठे हुए वहां, मुझे पता नहीं आप जिस खास स्थान पर बैठे हुए हैं उसमें सारे जजमेंट्स को पढ़ेंगे और मुझे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं सबके बीच में चल रहा हूं। आई एम भारतीय लिसनर। ऑल पर्सन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल थिंकिंग, एक लिसनर का कर्तव्य होता है, जो मैंने पूरा किया। तो हर क्षेत्रों में कब्जा जमा करके रखा, जिसे लोकतंत्र पूर्ण तरह से खतरे में पड़ गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने नहीं कहा था।
ये हम नहीं कह सकते या हम नहीं कह रहे हैं कि मूर्ख की सरकार भारत देश में कायम रहे। ये मैं नहीं कहा था, मैंने तो लिखा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। मैं ये थोड़ी कहा था कि मूर्खों की सरकार मुझे दे दे, बल्कि हमने ये मांगा था कि अस्थिर सरकार मुझे चाहिए। ये सबों को कहा था। संपूर्ण पार्लियामेंट भी गवाह होगा। राष्ट्रगुरु कलाम के समय में, माननीय मनमोहन सिंह के समय में लेसन को देखें गौर से, तो मैंने कहा कि अस्थिर सरकार चाहिए मुझे। अस्थिर सरकार मांगा था। मूर्खों की सरकार भारत देश में कायम रहे, बल्कि हमने अस्थिर सरकार मांगा था। इसका जिम्मेदार दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, पूरी तरह से किया, क्योंकि मैं 7 साल के लिए छुट्टी गया। इस बीच में ये दोनों गेम खेला। इन्हें पता नहीं था दो पार्टियों को कि मेरा एक्सपॉज कर देगा, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कभी भी कागज के फूल में सुगंध इतर डाल दें तो वो कागज का फूल ही कहलाएगा। तो इस्तेमाल किया, इसलिए मूर्ख की टोली और कुत्तों की टोली में मैं फर्क नहीं समझता हूं। किसी को दुख हो रहा होगा कि बहुत बड़ी बात बोल दिया। ये लाइन उनका कमाया हुआ है, इसीलिए उनको मिल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर को रोना पड़ा था संविधान देते समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में देते समय रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? पंडित का मतलब होता है पाखंड। जो पाखंड तत्व 47 के बाद चली, आज तक खत्म नहीं हुआ है। बाबा साहब इतने झेले, इतने झेलने के बाद मुझे भी उस रास्ते पर झेलना पड़ा और झेलते हुए जा रहा हूं। तो न्यायमूर्ति जी, अब कहां कहां लोग बैठे हुए हैं। सांसद, जुडिशरी, इतना लिखने का फुर्सत नहीं है, मैं थोड़ा ऐसे मुख से ही बोल देता हूं, मुखारबिन से। सांसद, जुडिशरी, न्यायालय, जितने भी सर्वोच्च स्थान है, उन्हीं से जन्म हुआ है जाति जनगणना। आप जाति गणना ना करवा ले, मैं पिछले भी जज साहब को बोले कि आप जाति जनगणना करवाएं, तब तो पकड़ में आ जाएगा ना कौन कहां कैसे और कितना। तो सांसद में कितने हैं, जुडिशरी में कितने हैं और आपके न्यायालय में कितने हैं, ये पकड़ में आ जाएगी। जब ये तीनों स्थान पर, खास स्थान पर पाखंडी टिके हो, तो फिर स्वच्छ राजनीतिक और स्वच्छ वातावरण कैसे रहेगा? आप ही बताइए। आज मैं लिसनर की हैसियत से बता रहा हूं। अगर एक लॉयर होता तो मेरी भाषा अलग होती, क्योंकि लिसनर पूर्ण तरह से आजाद होता है, किसी के पक्ष में नहीं, ना तो पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल सिंगल एंट्री। क्योंकि मैं सिंगल ही चला था, ना किसी नेता से संपर्क किया, न्यायालय में नहीं गया, बल्कि इस वक्त बाहर से ही हूं। पूरा विश्व आपको भी देख रहा होगा, मुझे भी देख रहा है कि मैं कहां गलत हूं। अगर मैं गलत होता तो आज आपकी कस्टडी में होता। मैं तो सबके हित में बता रहा था, जिसका नाम है सर्वजन हिताय और सबजन सुखाय। जो सबके सुख में हो, जो सबके हित में हो। तो सबके हित में बात करने वाला
अब आइए, यहां पर संसद है ये, इसमें कितने परसेंट कौन है? और ये है आपके न्यायालय, ये है हमारा राष्ट्रमाता का कक्ष, क्योंकि राष्ट्रमाता को इसमें लपेट नहीं सकते, क्योंकि पूरे राष्ट्र का भार इस पर है। आप भी उस पर हैं, ये भी उस पर है, हमारे राष्ट्र माता के ऊपर में सारा कुछ निर्भर है। मानना पड़ेगा, इसलिए इनको नहीं लाया जाए। ये मेरा प्रतिष्ठित और सभ्य समाज के वन पीस है, इसके लिए मैं अपना गर्दन भी कटाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन इन दोनों को खाता हूं। क्या आप सुधर जाओ भैया? आप जहां बैठे हुए हैं, सुधरने के लिए सबको चांस दे। अगर इसमें मूर्ख का टोली घुस गया है तो स्वतः है, अगर 100 मूर्ख होगा, अगर 2 विद्वान उसमें चला गया तो इसका कोई वैल्यू है? नो वैल्यू, क्योंकि ये 100 को बेवकूफ समझेगा कि हम सब इतने ऐसे हैं, हमारे पास नाक नहीं है और आपके पास नाक है, आप भी कटवा लो। ये दो को बोलेगा आप भी कटवाओ, और ये दो कह रहा है भागते भागते राष्ट्रमाता के कक्ष तक पहुंचे, तो राष्ट्रमाता कहे कि आप अगर नहीं कटवाना चाहते निकल जाओ बाहर। इसी तरह सिस्टम से बाहर निकला हुआ व्यक्ति हूं मैं, सारे सिस्टम से। कोई मायका लाल मुझे ट्रेस भी नहीं कर सकता, किसी प्रकार का दाग भी नहीं है मेरे ऊपर, ना क्रिमिनलाइजेशन का नहीं आपको, क्योंकि 3 बार वेरिफिकेशन मेरे नाम से हो चुका है। एक बार राष्ट्रगुरु दिए थे, हमारे यहाँ श्रीधर सिंह कलेक्टर साहब हुआ करते थे, उनको दिए थे। एक बस में चेक किए थे मुझे, बस में चल रहे थे और मेरी सीट के बगल में बैठे हुए थे श्रीधर सिंह, वो जा रहे हैं। और फिर एक दिन जो है वो हमारे एसपी हुआ करते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो भी नाम हो, नाम याद नहीं आ रहा है, बच्चू सिंह मीना, वो भी हमारे बस में वो भी चेक किए, और बस के सीट पर बगल में बैठे थे और हमसे पूछे कि भाई आप क्या काम करते हैं? हमने उनको बताया कि मैं एक राजमिस्त्री हूं, मजदूर हूं। बोला नहीं नहीं, आप सही तरह से बताइए। तो ज्यादा पूछने पर मैंने उनको बताया कि मैं भारत को सुधारने का काम करता हूं। तो एसपी साहब हंस पड़े, और मुझे मालूम नहीं था कि एसपी साहब है बगल में। पास मैंडेट वाले व्यक्ति इसी तरह चेक करते हैं। तो कुछ किलोमीटर के बाद उतरे तो उसकी गाड़ी जो है, 3-4 गाड़ी लगे जैसे बस के पास, तब मुझे पता चला कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब थे, जो हमसे वो अंडरटेकिंग डाटा ले रहे थे। तो जो आदमी सत्य है, आप उसको जंगल में खड़ा करें या अदालत में खड़ा करें या किसी सड़क पर खड़ा करें, वो वही बोलेंगे जो बोलना चाहिए। और राजनीतिक सिस्टम में अक्सर सिस्टम के जितने भी तंत्र मिशन हैं, उसमें अक्सर दबाव में झूठ बोलने का काम करते हैं। दबाव में झूठ बोलते हैं। अब ऐसे ऐसे आदमी
ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जिनको पीढ़ी के लिए इतनी नुकसानदायक है, जितना पर्यावरण जो हमारा दूषित है उससे 2 गुना या 3 गुना है। एक होता है पर्यावरण से कई बीमारियां उत्पन्न होता है न्यायमूर्ति जी, लेकिन झूठ से ऐसी ऐसी बीमारी हैं जो पीढ़ी पर असर पड़ता है। मुझे आप सबकी चिंता नहीं है, मुझे तो देश के नौजवान, बूढ़े, बच्चे, एवं महिला, तो महिला 50 में आते हैं। इसलिए मैंने राष्ट्रगुरु को बोले थे कि सारे द्वार खोल करके हर चीज में महिला को 50% दे दिया जाए, चाहे कोई भी विभाग हो। तो तराजू का जो डंडी है कानून का, जो आपके हाथ में है, ये नारी है, ये पुरुष है। अगर मैं 50 का दर्जा नहीं दूं तो सब समाज कैसे बनेगा? इसलिए मैंने राष्ट्रगुरु को कहा कि राष्ट्रगुरु सारे चीज खोल दीजिए, सेना हो, पुलिस हो, अधिकारी हो, आईपीएस हो, टीचर हो, जो भी हो, सब में खोल दिया जाए। और अभी 3rd स्टेज में मेरा मिशन है महिला लॉयर, पंचायत से लेकर के आपके सर्वोच्च न्यायालय तक महिला 50% होना चाहिए, तब संतुलन होगा, जिसका नाम है बैलेंसिंग। मैं बैलेंसिंग का बार बार जिक्र करता हूं, करते हुए भी आया हूं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा कि एक ही बात को 4 बार बोलते हैं, 10 बार बोलते हैं। कहा क्या करें, बोलना तो पड़ेगा। जिसके समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे 10 बार भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक शिक्षक का काम है, एक मास्टर का काम है, एक बात को 10 बार अगर विद्यार्थी तब तक ना समझ जाए जब तक उधर से आवाज ना आए कि हाँ सर मैं समझ गया हूं। मुझे तो ऐसी आवाज नहीं आई, कभी आवाज आएगी तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। जब तक आवाज नहीं आती है, आप ऐसा ना सोचे कि मैं आपका शिक्षक हो गया, ऐसा नहीं। अब मैं आपका अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मेरे नाम के आगे में मास्टर लगा हुआ है, लोग कर्तव्यनिष्ठ बन करके उस कर्म को करना पड़ेगा। यही मैं डीवाई चंद्रचूड़ जी को दिखाना चाहते थे कि आप जज हैं, जो से होता है जनता के लिए काम करना, जो से होता है जजमेंट देना। मतलब होता है सारे कुछ से जो जनता के लिए जजमेंट दिया जाए। इसलिए नाम पड़ा जज, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो। ये तीनों का खास स्थान है। मेरा कलम पकड़ने का यही उद्देश्य था 2000 में कि जब तक मैं पूरे सिस्टम को ठीक न कर दूं तब तक ये मैं छोड़ूंगा नहीं। लोह पुरुष का यही कर्तव्य है। तो ये लोह पुरुष का चर्चा आडवाणी जी शुरू किए थे। मैं भी उसको ग्रेटनेस का भले ही मैं नफरत नहीं करता हूं। आडवाणी के सामने में अभी के प्रधानमंत्री का 0 पॉइंट है, 0%। वो आदमी अलग थे, ये आदमी अलग है। जो अपने मन की कड़े बढ़ाई उसके ऊपर काल मंडराई। कभी भी अपने मन का
गुणगाथा नहीं गाना चाहिए। जब मैंने देखा, उनको पता ही नहीं था कि एक लिसनर सारी कुछ को फॉलो कर रहा है और पलटी मारेगा और उल्टी करेगा। जो खाएगा, अगर कोई वोमिटिंग होता है तो वही निकलेगा जो खाया था। ठीक प्रकार उसी प्रकार से ज्ञान है पारदर्शी की तरह की, जो आप जो कर रहे हैं, ये मत सोचें कि मैं जनता को बेवकूफ समझता हूं। उसी जनता में से एक लिसनर भी पैदा हुआ है जो करोड़ों में से एक है। मुझे इस बात पर एक हमारे पत्रकार हैं रवीश जी, उन्होंने एक बात बहुत सटीक बताई कि अंबेडकर का क्या मतलब होता है कि करोड़ों के बीच में अकेला खड़ा रहना। सटीक बात बताई। आप लोगों के सामने करोड़ों में 144 करोड़ के सामने अकेला हूं। क्या किसी ने मुझे सहयोग करने के लिए आया? क्या आज तक किसी ने किसी भी दर्द पर थोड़ा संतापना देने के लिए आया? नहीं आया। मैं अकेला हूं, संसार में अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। फिर सहारा किस बात का? क्या बाबा साहब सहारा लिए थे क्या? ये सहारा लिए थे? नहीं, ये सहारा दिए थे। हम सबों को सहारा दिए। एक दूसरे को थामना, 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 अर्थात कि हम सब चारों दिशा में, अगर ये सांसद भी है तो हर जगह से हर पॉइंट पर आदमी है, एक दूसरे का हाथ थमा हुआ, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं पार्टी की दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं, उसके कर्म के दृष्टिकोण से देखता हूं कि आपने 144 करोड़ को क्या दिया। और समीक्षा करता हूं तो भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी कितना काबू पाया? कहा आपने बढ़ाया, काबू नहीं पाया। बढ़ाया, काबू नहीं पाया। आपको कमांडिंग करने के लिए क्यों दिया गया है? इतने सारे आदमी 554 क्यों है? ये है इसको संभालने के लिए, इसको रास्ता देने के लिए, इसकी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। मेरे बातों से बहुत सारे आदमी को तकलीफ होगी, क्योंकि जो वाणी निकल रहा है वो वापस नहीं आएगी। चलाया हुआ तीर, निकला हुआ वाणी, ये वापस नहीं आती। इसलिए मैं पहले चेतावनी देता हूं, आप अपने कोर्ट के माध्यम से एक बार किसी भी व्यक्ति को जो आपके न्यायालय से अनलीगल होता है, उसे एक बार वार्निंग देते हैं। नहीं सुधरने पर पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि बाबा साहब के आर्टिकल्स हैं पनिशमेंट देने के लिए। क्या आप गलत नहीं कर सकते? मैं खामोश था इतना दिन तक, क्योंकि आप समय मेरा नजदीक आ गया है, इसलिए आ गया। उसी में से समय निकाल के आपको दिया, क्योंकि ये जो 15 दिन का समय आपको मिला, 22 दिन का समय मिला, उसमें गमाया आपने। तो होता क्या है कि 100 जो है पीछे खींचता है 2 को, बच गया 98। और ये 98 में सारे के सारे चोर हैं। अगर ईमानदार आदमी अगर 2 है तो इसका जीना बड़ा दुर्भर है। इसको भी कहेंगे कि तुम मेरे जैसा बन जाओ, यही बना के रखा है अभी तक। जो भी गया उसको अपने जैसा बनाया, जो भी आया अपने जैसा बनाया। मुझे अपने जैसा नहीं बना सका। लेसन को देखें, कहीं भी कभी भी कोई कमिटमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मूर्खों से बात नहीं करता।
इस मूर्ख से अगर बात करेंगे तो किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है इनके पास, वो आपसे क्या बातचीत करेंगे? सोचने वाला बात है। थिंकिंग ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ टाइम। क्या देंगे आपको? बखेरा, धुतकार, फटकार, बेवकूफी, मतलब ऐसे ऐसे चीज देंगे जो आपको लेना ही नहीं। फिर उनसे बात क्यों करेगा आदमी? बात करना भी बेकार है। मैं जानता हूं कि विश्व लेवल पर भी आपकी बात रिकॉर्ड हो रही होगी और मेरी भी बात रिकॉर्ड हो रही, क्योंकि मैं लिसनर हूं। आज से नहीं रिकॉर्ड हो रही, सन 2000 से हो रहा है। विश्व के अनेक देशों में अनेक चैनलों में इसे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका भी टेलीकास्ट हो रहा है और आदमी का भी हो रहा है। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि आप अपने जगह पर कायम रहें, अपने काम पर कायम रहें कि आप जिस वजह से जिस वजह से उस कुर्सी पर बैठे हैं, किस उद्देश्य से बैठे हैं, क्या करना चाहिए। ये मैंने बहुत पहले कुर्सी के माध्यम से सबको लेसन में, मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था अगले जज साहब को, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लिख पढ़ करके उतना ही दे दिया। अब जो भी बात बोलूंगा, राष्ट्रमाता आंकड़ा सही लगाए कि अमृत काल है, जो भी बात निकलेगा अमृतमय होगा। कड़वा लगे किसी को, थोड़ी देर के लिए लगेगा, क्योंकि 140 करोड़ को अगर अच्छा नहीं लगा आपकी, आप ठग करके बेवकूफ बना के थोड़ी देर के लिए अपने आप को कहलवा लें मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा नहीं, कर्म बड़ा। कर्म से भी आदमी महान होता है, कर्म से ही आदमी नीच होता है, कर्म से ही आदमी जो भी कर लीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं थोड़ा विराम लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।